नमस्कार क्लास 12th हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा। कल तक हमने जिस चैप्टर में पढ़ा था कि यशोधर पंत जो है अपने परिवार के हर सदस्य से अपने लिए कुछ अपेक्षाएं रखते थे। ये अपेक्षाएं किस तरह की थी? अपनी पत्नी के विषय में वो क्या सोचते थे और अपने बच्चों के विषय में भी उनसे क्या उम्मीद रखते थे, उनसे किस तरह का आश्वासन प्राप्त करना चाहते थे। ये सारी बातें जब उनके तराजू में खरी नहीं बैठ रही थी तो वहां पर उनको कुछ ना कुछ इम्प्रॉपर यानी समहाउ इम्प्रॉपर सा अनुभव हो रहा था। और इसी इम्प्रॉपर तौर तरीकों को जो है वो अपने परिवार से दूर रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आधुनिकता या परंपरागतता के बीच में जो होड़ मची है उसकी वजह से यशोधर पंत का क्या हश्र होता है, चलिए मालूम करते हैं। यशोधर जी चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन समाज ही नहीं है तो ये पद उन्हें क्यों कर मिलेगा भाई। भाई आजकल तो सोसाइटी कम्युनिटी ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। हर कोई व्यक्ति बस मैं और मेरे अपने बस यहीं तक सीमित कर रह गए हैं। यशोधर जी कहते हैं मेरे बच्चे मेरा आदर करें, उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जैसे मैं किशनदास से लेता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं। हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। भाई मैं ये भी नहीं सोचता कि मैं अपने डिसीजन को बच्चों पर थोप दूं, लेकिन मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि बच्चा जो कोई भी डिसीजन ले रहा है उसमें मेरा तो सजेशन मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा ना था अच्छा और जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्सिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो ना मानो झूठे मुंह से ही सही एक बार तो पूछ लिया करो। ये कौन कहते? यशोधर बाबू। और बच्चे क्या उत्तर देते? बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं तो आपसे क्या पूछा जाए। लो जी, एक्सपीरियंस तो रह गया एक ताक में और नॉलेज जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता, क्या अच्छा लगता कि अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखते, दूध लाना, राशन लाना, सीजीएचएस डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दो, हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने भी कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा घर में। लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबूजी ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, क्या है? बाबा हमारी समझ में तो नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, पिज्जा को भी आराम हो जाएगा। भाई इस तरह से घर के अंदर भी भाई हम सारे नौकरी पेशा लोग हैं, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो इन सारी चीजों के लिए आपको कोई ना कोई एक नौकर रख लेना चाहिए। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। लो जी, इतना हाईफाई रोब हो गया पापा जी को, इतना क्या बन कर दिया इन्होंने, एकदम गौण कर दिया और खुद इतने महत्वपूर्ण हो गए। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथों में नहीं रखे, है कि नहीं भाई? क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में पले बढ़े थे, ऐसे संस्कार उनके दिमाग में डाले हुए थे कि अपने पिता के बाद घर की सारी जिम्मेवारी वो खुद की समझते थे और अपना सारा का सारा पेमेंट अपने माता पिता के हाथ में सौंपा करते थे। आज भी घरों में ये रीत चल रही है कि नहीं? क्योंकि जिन घरों में जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, वो ये मानते हैं कि उनका दायित्व बनता है कि जब उनको हमारी जरूरत है तो हम भी उनको पूरा का पूरा सपोर्ट करें। ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे के हाथ में नहीं आता था, अकाउंट में ट्रांसफर होता था, बैंक में जाता था, लेकिन क्या बेटा जो है बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता था? झूठे मुंह से ही सही, एक बार कहता तो सही। तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार ये कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप बीच में नुक्ताचीनी करते फिर रही हैं। नुक्ताचीनी करना, हस्तक्षेप करना। लो जी, अब पापा जी रिटायरमेंट की और क्या चले, पापा जी की तो वैल्यू ही कम होगी घर के अंदर। यानी बच्चे जो हैं पापा के मान सम्मान तक को क्या कर रहे थे, चोट पहुंचा रहे थे। इस क्रम में बेटे ने पिता का ये क्वार्टर तक अपना बना लिया, अपने वेतन से अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है और कभी डल्लप वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज, ड्रेसिंग टेबल।
कभी टीवी, कभी फ्रिज, क्या हुआ ये। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया, बल्कि रौब भी खुद का। एक होता है ना, अपन कोई चीज लेकर के आते हैं कि ये लीजिए पापा, ये लीजिए मम्मी, अपने घर के लिए मैं ये चीज लेकर आया हूँ, सभी के काम आएगी। नहीं, मैं लाया हूँ, मेरी है, मेरे पैसों की है। कहता यही मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ ना करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, ये अच्छी रही। अब इसका एक नौकर भी रखो घर में, इसका नौकर होगा तो वो सब इनके लिए ही काम करेगा, हमारे लिए तो क्या होगा। ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू अपनी घरवाली को, पत्नी को। काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, नौकरों को सौंप कर सारा कारोबार चौपट होता है। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। देखिए, पत्नी पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, यानी सुनती जरूर है लेकिन सुन करके उसको अपने जीवन में अपनाती नहीं है। पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है, और अपने अब उसने चिढ़ना भी बंद कर दिया, क्योंकि हालांकि अपने बच्चों के साथ वो भी आधुनिकता के रंग में रंगी हुई थी, उस पर भी आधुनिकता का जो बुखार है, जो शुमार है, चढ़ा हुआ था। लेकिन उम्र का जो पड़ाव था उसमें यशोधर पंथी उसको अपना साथी मालूम हो रहा था। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुरदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटी हुए लॉनों को पार करते हुए स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जहां 3 क्वार्टर अपनी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती पर उनका नाम लिखा है, वाई.टी. पंत। यानी अब वो उस क्वार्टर के उधर से, उस एरिया के उधर से जा रहे थे जहाँ बाकी सारे क्वार्टर्स तो टूट फूट गए हैं, लेकिन एक क्वार्टर अभी भी बचा, 3 क्वार्टर अभी भी बचे थे, जिनमें एक उनका खुद का था और उस क्वार्टर पर उनका अभी भी नाम लिखा हुआ था। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाजदी पंत को पहले धोखा हुआ कि वो किसी गलत जगह आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले और दे रहे थे। अब देखिए ये किसके घर के पास पहुंचा है और उस घर में कौन सी सेरेमनी चल रही है, और बंदा खुद हतप्रभ हो रहा है कि मुझे खुद को ये नहीं पता कि मेरे घर में क्या चल रहा है। देखो क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन में इनके ही घर के लोग हैं और इनके ही घर के लोगों ने आसपास के लोगों को वहां पे इनवाइट कर रखा है, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं है। वाई.डी. पंत लिखा हुआ है, इनका खुद का क्वार्टर है। ठीक है, घर के आगे खूब सारी गाड़ियां खड़ी है, बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए हैं, रंग बिरंगी रोशनियां, यानी वहां पे लाइटिंग की कर रखी है। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा है और कह रहा है, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। ठीक है भाई, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा आप अपने पिताजी को। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्यों भाई, आज मेरे क्वार्टर में क्या हो रहा है। उसका जवाब भी उन्होंने अपने आप को ही दे दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया ये ही जाने। भाई ये आज के लड़के हैं, इनका तो मैं पार भी नहीं पा सकता, ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहने हुए। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके कि तुम्हारी ये पतलून और सेंडो बनने वाली ये ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वो भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। कहती है, वो सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी ये नहीं करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली ये पत्नी इस समय होठों पर लाली, लो जी, ये मुंह और मसूर की दाल, है ना, ओठों पर लाली, बालों पर खिजाब लगाए हुए खड़ी थी, जबकि ये दोनों चीजें ही आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। लो, क्या कहा जाए। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़कर इन लोगों का सामना किया जाए। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं, यानी वो इस तरह की वेशभूषा में रहते हैं कि कोई भी अनुमान लगा सकता है कि या तो वो कोई क्लर्क वगैरह होंगे या फिर कोई एलडीसी टाइप कुछ इस तरह के वर्क को किया करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तो यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही है और उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र, उनके रिश्तेदार वहां आए हुए हैं। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, क्या कहते हैं, देखो इतने लोगों के बीच में भी झिड़क रहा है। आप भी हद करते हो, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हो, अभी तक तो मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। लो जी,
अपनी शादी की सालगिरह और अपने को ही नहीं पता, है ना। क्या हालत थी यशोधर पंत की, क्योंकि उनको ये सारी चीजें जो विलायती थी, यानी जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित थी, जो भारतीय सभ्यता का कोई हिस्सा नहीं थी, समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती थी। और यही के यही आचरण, यही का यही व्यवहार, यही के यही तौर तरीके उनके खुद के परिवार में भी आजमाए जा रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी भाई? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। अब क्या कहता है बेटा, फिर रौब दिखा रहा है, देखो जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा, यानी मंथली पेमेंट 1,500, जब से आपका बेटा कमाने लगा, तब से वो पापा मम्मी की सिल्वर वेडिंग भी सेलिब्रेट करने लगा। लो, 1,500 रुपये का भी कितना रौब। हालांकि उस समय को देखते हुए वो 1,500 रुपये मंथली कमाना भी बहुत मायने रखता था। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ था और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने ही बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं कि हाँ ये तो है। आसपास के लोगों में या सगे संबंधियों में ये देखा जाए कि मेरे बच्चे इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, इतना अच्छा कमा रहे हैं, घर के अंदर इतनी साधन सुविधाएं जुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग उनसे क्या करते थे, ईर्ष्या रखते थे। ईर्ष्या यानी कहीं ना कहीं उनकी इन सारी सुविधाओं को देख कर यशोधर पंत से थोड़ी जलन रहती थी। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि यह बखूबी ये समझते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में 1,500 मंथली कमा लेना प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पर जाना कोई मामूली बात नहीं है। यानी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जो है आमदनी जो है उसकी थी। इसी तरह भले यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई नई हर चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की, ये क्या हुई समाओ, मेरी तो समझ में ही नहीं आता, इसकी क्या जरूरत थी। तथापि उन्हें इस बात में भी थोड़ी खुशी होती थी कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए यानी उदाहरण के तौर पे देखो, बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तो यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया। आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समाव रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वे जानते हैं कि गैस ना होने पर वो इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते, यानी 4th क्लास कर्मचारी के रूप में जाने जाते, जिसके घर में गैस वाला चूल्हा नहीं होता। इसी तरह से फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू ये कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और ये ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दो तो शाम को खा लो। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है, गला पकड़ता है। कहते हैं मगर इस बात से वो संतुष्ट भी होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान भी जब फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। यानी ये तो वही बात हो गई जो हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ी थी कि समाव इम्प्रॉपर तो लगता है लेकिन नई चीजें उनको अपनी ओर आकर्षित भी करती है। यानी यशोधर पंत इन सारी नई चीजों से प्रभावित भी होते हैं, उनकी ओर आकर्षित भी होते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में अपनाना उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर सा लगने लगता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी थी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ था कि जिस अनाथ यशोधर जी के जन्मदिन पर भी कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार का कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, ये सारी चीजें मौजूद है। यानी उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों की उन्नति पर भी संतुष्टि थी और खुशी थी। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 45 को हुई थी। इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फोन किया लेकिन आपका शायद फोन खराब था, तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, ठीक है, और बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। यानी पत्नी का तो चचेरा भाई है, लेकिन जो यशोधर पंत है, यशोधर पंत को भी बेटे की तरह ये जो साला है ये भी थोड़ा सा समहाउ इम्प्रॉपर जो है महसूस होता है, यानी ओछेपन का धनी है।
उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को जो है बिगाड़ दिया है। भूषण कौन? इनका बड़ा बेटा। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी को जब जब भी अपनी पत्नी के सामने इस बात को कहते हैं तो पत्नी बरस पड़ती है। क्या कहती है? जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी और वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कह करके स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वो संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। यानी जिन जिन लोगों से वो मिले थे वो सारे के सारे किसके जानकार थे? अब उनके बेटे के जानकार थे। लेकिन जैसे जैसे मिल रहे थे उनको लग रहा था कि भाई भूषण फादर वो जैसे उनको इंट्रोड्यूस करवा रहा था वाईटी पंत होम मिनिस्ट्री, यानी इस तरह का जो कमेंट दे करके पोस्ट बता करके उनका इंट्रोड्यूस करवा रहा था, उनका परिचय करवा रहा था। तो एक तरफ तो जो पंत है यशोधर बाबू ये महसूस कर रहे थे कि इसमें बच्चा संस्कारी है, ये लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन ये बच्चा जो है संस्कारी होने के साथ साथ पूरा विलायती रीति रिवाज से परिचित है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सही है ना, हर चीज आनी चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, हर चीज सीखनी चाहिए क्योंकि लर्निंग का कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। यानी जो अपनी चीज है, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी सभ्यता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, टाई सूट पहनना आना चाहिए, धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये तो नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। देखना बेटा जी क्या कहते हैं। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले तो थोड़ा सा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तो केक के पीछे जा खड़ी होने में उसको कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पत्नी को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर लेकर गई। यशोधर बाबू ने कहा somehow I don't like all this, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी है अनबनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली, यानी उसी समय उनकी एक पिक ले ली। अब पति पत्नी से ये कहा गया कि वे केक से एक दूसरे का मुंह भी मीठा करें। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था मैं केक खाता ही नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले आप भी मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लो। तो भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयास किया, लेकिन यशोधर बाबू उसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था मैंने अब तक संध्या नहीं की है, यानी शाम की वंदना पूजा नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, क्या कहते हैं देखिए बेटा, क्या कहते हैं देखो, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। लो जी, अब पापा जी की क्या हालत होती है। नहीं नहीं, आप लोग सब खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा देर लगाई, इतनी देर लगाई कि मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे, कहते रहे जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी तो यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गई। वो चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, यानी उनका ध्यान जो है एकाग्र हो जाए, मगर उनको किशनदा ही दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे बाबू सभी जन इसी यानी जो हुआ होगा से ही मरते हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मरते तो जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना तो अपना नियम होता है। सही है ना बेटा, क्योंकि जब घरों के अंदर मतभेद हो जाते हैं तो व्यक्ति चाहे कितने ही अच्छे परिवार का हो, कितनी ही उसकी संस्कारी पत्नी हो और बच्चे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बच्चे और पत्नी भी उसको थोड़ा एकाकीपन का शिकार बना देते हैं। यशोधर बाबू ने पजामे कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनी, सिर पर गोल विलायती टोपी, पांवों में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किया और किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए कि व्यक्ति के साथ उसके आचरण, उसका व्यवहार, उसकी अच्छी आदतें, उसकी सोसाइटी में जो पहचान है वही जाती है, न कि उसके परिवार के लोग।
हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर ना पीना पड़े वो चाय कैसी, है ना बेटा। कई लोगों की आदत होती है चाय जो है चुस्की ले लेके पीते हैं, सुड़कते हुए आवाज आती है। तो चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, यानी अपने मन की शंका जो है, जहां पर उनको थोड़ा बहुत संदेह होता था वो उनसे साझा करते थे, और जो किशनदा है उनकी उन शंकाओं का समाधान किया करते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते थे, यानी वो अपने एकाकीपन का ही गीत गाया करते थे। यार मैं अकेला हूँ, ना कोई पत्नी ना कोई बच्चे, बहुत मन बहुत परेशान होता है। लेकिन यशोधर पंत क्या कहते हैं, कैसी बीवी कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। ये जो भूषण जो आज इतना उछल रहा है ना, वो भी किसी ना किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि तू आज कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उनमें झिड़कते हुए आ जाती कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछे, मेहमान गई? पत्नी ने जताया, कुछ गए हैं और कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन से हैं, तो आश्वस्त होने पर कि सारे रिश्तेदार ही हैं, और वो उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वो संध्या करने बैठे थे। ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इसके भी खिलाफ थे। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है कि भाई अब तो शायद गमछे में भी बैठा जा सकता है। उनकी बेटी जल्लाई, लोग तो चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर ही बैठक में आ जाएंगे। बब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी हमें जिसमें बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। सज आएगी यानी जो हमें अच्छा लगेगा। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं, सही है ना। जींस पहन करके मेरे से तो भाई पहना जाता नहीं, मेरे को कंफर्ट फील भी नहीं होता। जिसमें हम कंफर्ट फील करेंगे वही पहनेंगे। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी, बोले, ये कौन भूले जा रहे हैं? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है पापा, खोलिए तो सही। हाँ, इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो। कहकर फिर से शर्मिली हंसी हंसी और भूषण सबसे पहला पैकेट उठाकर खोलता है और बोला, इसे तो ले लीजिए, ये तो मैं लाया हूँ आपके लिए, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं ना बब्बा, फटा हुआ पुल ओवर पहन करके चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहनकर जाया कीजिए। अब यहाँ पर यशोधर पंत को ये चीजें क्या लग रही है, प्रॉपर लग रही है ना। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इन्हें इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा ना नुकुर करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा करी। गाउन का शैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई कि हालांकि बच्चे आधुनिकता के रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पिता की थोड़ी बहुत तो वो चिंता करते ही हैं। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर जब दूध लाने जाया करें, वह ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा। यानी कहीं ना कहीं बेटा हमें भी लेखक के अनुसार, यानी मनोहर श्याम जोशी जी ने बताया कि यशोधर पंत जो है वो हर एक परिवार का हिस्सा है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपन को मिल ही जाते हैं जो परिस्थितियों से समझौता करते समय कहीं अपने मन में दुख लाते हैं। अब वो बच्चों से समझौता कर रहे हैं कि बच्चे जिस तरह से उनके लिए थोड़ा चिंता ग्रसित है, उनको ये चीज अच्छी लग रही है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि क्यों ना सारी चिंताएं मेरी तुम हटा दो, भाई दूध भी तू ले आया कर। तो उनके मन में यही आया कि ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वो किशनता उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ हो गई से हुई है। तो इस तरह से यहाँ यशोधर पंत जी आधुनिकता और परंपरागत तौर तरीकों के मतभेद में इस कदर फंसे हुए हैं कि वो खुद मानसिक द्वंद का शिकार हैं कि इस आधुनिकता को पूरी तरह से वो स्वीकार भी नहीं कर सकते और अपने परंपरागत तौर तरीकों को पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ इसी वजह से समहाउ इम्प्रॉपर उनके जीवन में चलता रहता है। इसी कारण मनोहर श्याम जोशी ने इस पाठ के उद्देश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ऐसे व्यक्तियों की साख हर परिवार में है, यानी ऐसे व्यक्ति हर परिवार में आपको मिलेंगे जो ये चाहेंगे कि बच्चे हमारे तौर तरीकों पे चलें, लेकिन समय बहुत बलवान है, समय परिवर्तनशील है, कहीं ना कहीं बच्चों में वो तौर तरीके नहीं आ पाते
जो माता पिता लाना चाहते हैं, और बदले हुए तौर तरीकों से माता पिता उसके संतुष्ट भी नहीं हो पाते। लेकिन कहीं ना कहीं तो बेटा समझौता करके चलना ही पड़ता है। वही समझौता अगर यशोधर पंत अपने जीवन में ले आते तो उनको जो इम्प्रॉपर सा मालूम होता है ना, वो प्रॉपर दिखाई देने लगता। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ यहाँ तक समझ आया होगा। अब है इसके अभ्यास प्रश्न, और ये अभ्यास प्रश्न जो है हम डिस्कशन के थ्रू करना चाहेंगे। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। आपके सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।